नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग BSPHCL का 11 सेट हम लोग कर लिए थे। ये जो बुक है रुक्मणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। तो 11 सेट ये वॉल्यूम 2 का चल रहा है और ये हमारा आज का 12वां सेट है। तो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है 11 सेट, तो आप जाके देख सकते हैं। वो चैनल का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो आज हमारा सेट नंबर 12 है और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बना रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा है जीके से है। 10 नंबर आपका जीके से रहेगा, उसी में करंट अफेयर भी रहेगा। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए जो उत्तर भारत में ठंड पड़ता है तो उसका यानी कि कारण क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सारा कथन क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ये सही बात है। ये देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जितने भी ये राज्य लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये समुद्र से दूरी पे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ये सही बात है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए ये भी सही है। अगर उत्तर भारत के राज्य को देखें तो सारे राज्यों में लगभग लगभग हिमालय फैला हुआ है, जिसके कारण यानी कि शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है देखिए 3 नंबर जो हमारा कथन है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। देखिए ये बात सही है। अगर जनवरी फरवरी में देखा जाए तो ठंडा अच्छा खासा रहता है और वो जो कैस्पियन सागर है और तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से ठंडी पवनें आती है और यहाँ पे यानी कि पाला, जैसे कि पाला भी यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा और कोहरे भी साथ लाती है। तो ये देखिए तीनों कथन सही है। देखिए जिसमें तीनों है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए हमारा दूसरा नंबर है, ये भी देखिए हमारा दूसरा नंबर जीके से है। कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तने के गूदे में पाया जाता है। तो देखिए ये जो है सो एमिलम है। एमिलम जो है सो पौधों की जड़ों में और कंदों में, फलों में, यानी कि स्टार्च का दूसरा नाम है, ये सब पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये साइंस से क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए पॉलिटी से हमारा ये सवाल है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो देखिए संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान होता है, संघ मतलब कि यानी कि केंद्र सरकार का, ठीक है। तो वो भाग 5 में है। अगर राज्य की बात करें तो वो हमारा 6 में हो जाता है, ठीक है। 6 में भाग 1 में आप लोग को पता होगा संघ, राज्य एवं क्षेत्र हैं। 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक कर्तव्य हैं और 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए आगे है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है। तो देखिए उपाधि का जो है यानी कि अनुच्छेद 18, ये मौलिक अधिकार में आते हैं। 12 से 35 जो हमारा अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार में आते हैं। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आर्द्रता क्या है, ठीक है। तो आर्द्रता क्या है, देख लीजिए पहला ऑप्शन आप लोग, और ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। आर्द्रता क्या है, आगे 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आर्द्रता, जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि वायु में कुछ जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है कि किस देश की उबिनाश ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था। ये देखिए अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपको सीधा सीधा बताना है कि उबिनाश ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो ये देखिए पेरू में है। पेरू एक कंट्री है, तो वहीं पे उबिनाश ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। जैसा कि एआई आपको मालूम होगा कंप्यूटर का ये 5वां वर्जन है। एआई का आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या है। देखिए 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर,
केरल ऐसे ही पता होगा कि आप लोग को कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, इसलिए ध्यान रखिएगा। AI स्कूल जो है लॉन्च किया गया केरल में पहला। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु से निरूपित किया गया है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है, सारा ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो भारत में जो जलवायु होती है शुष्क शीत के साथ मानसून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा क्या होती है। तो सीमेंट में कितने % सिलिका होती है, तो वो 17 से 25% के बीच होती है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है ये। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी। तो देखिए ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 87 से 92 87 से 92 सॉरी 87 से 92 नहीं, 92 से 97 था। 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये सब आप लोग डेट भी यानी कि ईस्वी भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। देखिए 11 नंबर हमारा रीजनिंग से है, जैसा कि 10 नंबर आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। आप लोग रीजनिंग बनाइएगा। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग रीजनिंग बना लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर है हमारा। 12 नंबर भी रीजनिंग है। देखिए 864 से 12 हुआ तो इतना से इतना हुआ, तो इतना से क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। देखिए 11 से कितना होगा, इतना से इतना 20 हुआ, 20 से 29। देखिए सब में यानी कि क्रम वाइज बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी हो जाती है, तो उसकी मूल आय कितनी है। 15% कमी के बाद यानी कि ये 85% है। आप 100% इस निकाल देंगे, यानी कि बटे 85 और गुने 100 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर पूछ रहा है कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद कौन सा संख्या जो 0 के बराबर होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बताना है आपको 16 नंबर में कि कितने त्रिभुज हैं। तो 16 में जो त्रिभुज हैं आप गिन लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना था। 4 वर्ष बाद उसके अनुपात इतना हो गया। देखिए वर्तमान नहीं दिया हुआ है, ये 4 वर्ष पूर्व का है, ये 4 वर्ष बाद का है, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस जो है 8 वर्ष का है। तो वर्तमान में पिता की उम्र बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। आप सभी के बीच गैप निकालते जाएंगे तो यहाँ पे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। 19 नंबर में बताना है कि इसमें से विषम कौन है। 3 एक समान है, एक अलग है इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर। 20 नंबर है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है। बताएं लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। देखिए हिंदी से आपका 10 नंबर का रहेगा, तो हिंदी भी आप लोग को यानी कि ध्यान में रखना है। हिंदी भी अच्छा खासा है, यानी कि 10 नंबर आपको नंबर उठाना है कम से कम 8 से 9। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए मुहावरा से है। मुहावरा क्या है हमारा, सॉरी मुहावरा है हमारा झेप जाना। झेप जाना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए लजा जाना, यानी कि कोई शर्मीला होता है तो उसको ही कहते हैं झेप जाना। देखिए नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो उत्कर्ष का पर्यायवाची हमारा हो जाता है समृद्धि। चलिए नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग इनमें से कौन, देखिए सभी शब्दों के साथ आप बाइक का प्रयोग करेंगे तो आपको
आसानी से पता लग सकता है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, दीवार लंबी है, दीवार टूट गई। देखिए इसमें सारा स्त्रीलिंग आ गया। कभी हम बोलते हैं कि दीवार लंबा है, वो गलत हो जाएगा। दीवार टूट गया, गलत हो जाएगा। इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। इसका भी पर्यायवाची बताना है, किसका? उल्लास का। उल्लास का मतलब होता है कि खुशी, बोलते हैं ना, हर्षो उल्लास के साथ हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं, यानी खुशी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद के साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में सटीक बैठेगा? तो देखिए मैं सोमवार को वापस आऊँगा, ये ही बैठेगा। बाकी बात किसी को बिठा देख लीजिए, सेंटेंस सही नहीं लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति। अगला है हमारा 27 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सन्यासी देखिए किस तरीके से लिखाएगा, आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन्यासी। आप अनुसार न देख के एक नौ और बढ़ा सकते हैं। एक नौ बढ़ाने का मतलब ऐसे, ये भी हमारा सही ही होगा, ठीक है। इस तरीके से भी लिखाता है। चलिए अगला है हमारा 28 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 28 का जो हमारा शुद्ध वर्तनी व्यवहारिक होता है, ऐसे होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 29, निम्न में से कौन सा अयोगवाह कौन सा है? तो अयोगवाह जो हमारा इसमें से है, ऑप्शन नंबर सी, अंग। अंग और अह हमारा अयोगवाह होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए 30 नंबर, बना हुआ काम बिगड़ जाना का सही मुहावरा कौन सा है? तो देखिए कोई अगर बना हुआ काम बिगड़ जाना है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि गुड़ गोबर हो जाना, यानी कि गुड़ गोबर कर दिया। चलिए अगला है हमारा 31 नंबर। देखिए 5 इंग्लिश से रहेगा आपका। अगर आप इस पर ध्यान नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, सिनोनेम इंटोनेम एक एक पूछेगा, उसको आप रट सकते हैं। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, फोरफिट ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी बात जितने भी देख रहे हैं आप, सारा गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर है हमारा, देखिए एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड। तो वर्ड हमारा जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो उल्टा हो जाता है, यानी कि एंटोनिम 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर में बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आई एम टू ग्लेड टू मीट यू आफ्टर सो मेनी डेज, नो एरर। तो किस पार्ट में एरर है या नहीं है? तो इसमें जो एरर है ऑप्शन नंबर सी, एक में, आई एम टू ग्लेड टू, टू का 2 बार प्रयोग नहीं होगा, इसी में एरर है। नेक्स्ट है 34 नंबर। देखिए सेम एज द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम पूछ रहा है इस वर्ड का, वेवर का सिनोनिम। तो वेवर का हमारा जो सिनोनिम होता है, ऑप्शन नंबर बी, वैकिलिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर। देखिए इसमें भी पूछा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा सही लिखा है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि हारमोनियस कैसे लिखाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस तरीके से लिखाता है। बाकी बात सभी गलत लिखा हुआ है। देखिए कंप्यूटर से 15 नंबर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। लॉन्ग डिस्क का समर्थन करने वाली फाइलों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो लॉन्ग डिस्क का समर्थन करती है उसको बोलते हैं जर्नलिंग फाइल सिस्टम। किसको? लॉन्ग डिस्क का जो समर्थन करती है। आगे है हमारा 37 नंबर। देखिए नैतिक हैकर्स, नैतिक हैकर्स किसको बोलते हैं? जो अच्छा है, यानी कि वो हमारे लिए बुरा नहीं है। और सुरक्षा पेशेवरों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं को हल करने और टूल प्रोग्राम बनाने के लिए। अगला है हमारा 38 नंबर। किस प्रॉपर्टी का उपयोग टेबल में बॉर्डर
और कंटेंट के बीच जगह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैडिंग। पैडिंग का प्रयोग जो है सो टेबल में बॉर्डर और कंटेंट के बीच जगह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? पैडिंग का। अगला है हमारा 39 नंबर, ट्रोजन क्या नहीं कर सकता है। तो देखिए ट्रोजन एक जो है हमारा सो यानी कि वायरस है, ठीक है, वायरस। और ये जो है हमारा एक ऐसा वायरस है ये जो अपना प्रतिलिपि यानी कि अपना कॉपी नहीं बना पाता है। तो देखते हैं, डेटा चोरी ये तो करेगा ही करेगा, वायरस का काम ही यही होता है। देखिए स्वयं प्रतिकृति यही बोल रहा है कि कॉपी अपना खुद का नहीं बना पाएगा। देखिए आंसर यही होगा, ठीक है, यही यही नहीं कर सकता। बाकी बात देखिए, वित्तीय जानकारी चोरी, आपका पैसा वैसा चोरी कर सकता है अकाउंट से। लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी, आपका अकाउंट भी कुछ अपने में वो लॉगिन कर सकता है। चलिए देखिए 40 नंबर, 40 नंबर है हमारा, वर्ष 1991 में फिलिप जिमरमैन द्वारा जारी एक शक्तिशाली एन्क्रिप्शन टूल निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PGP। 41 नंबर, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया को विंडो या व्यूपोर्ट के बाहर किसी दृश्य के कुछ हिस्सों को हटाने के रूप में जाना जाता है। तो वो जानते हैं क्लिपिंग को। देखिए क्लिपिंग का क्या काम होता है, यानी विंडो या व्यूपोर्ट के बाहर किसी दृश्य के कुछ हिस्सों को हटाता है ये। चलिए अगला है हमारा 42 नंबर, ईथरनेट फ्रेम में वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क आइडेंटिफायर को दर्शाने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है। देखिए क्या पूछा है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क ईथरनेट फ्रेम में। तो देखिए वो जो बिट्स में होता है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 बिट्स, ठीक है, 12 बिट्स में होता है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला है हमारा 43 नंबर, निम्न दिए गए सीमित निर्देशों को निष्पादित करने के लिए प्रोसेसर की कौन सी आर्किटेक्चर तेज निष्पादन प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर स्केलर। अगला है हमारा 44 नंबर, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है जो हमारा प्रिंट करता है, कॉपी प्रतिलिपि बनाता है, किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए ये याद रखना है कि प्रिंटर तो हमारा आउटपुट हो गया, तो ये एक सिंक्रोनस डिवाइस है। चलिए अगला है हमारा 45 नंबर, MS एक्सेल 365 एक्सेल में कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को स्वतः समायोजित करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। देखिए चौड़ाई को, ठीक है, कॉलम की चौड़ाई को। तो ये जो इसका जो शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर बी, Alt+H। देखिए जितना भी 365 में जो भी शॉर्टकट होता है हमारा अल्ट से ही शुरू होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए अगला है हमारा 46, ईमेल में फाइल को अटैच करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। देखिए ईमेल अगर हम किसी को भेजते हैं तो मैसेज टाइप करके भेजते हैं। अगर हमको फोटो भी भेजना है, ठीक है, वीडियो भी भेजना है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि क्या प्रक्रिया है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, हम किसी ईमेल अटैचमेंट में ऑडियो फाइल को अटैच नहीं कर सकते हैं, गलत है। ऑडियो भी हम भेज सकते हैं लेकिन कुछ सीमित दायरे में है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। हाँ अगला ऑप्शन है, अटैचमेंट भेजते समय सब्जेक्ट फील्ड लिखना अनिवार्य है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अगर हमको ऑडियो भेजना है तो ऑडियो भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी गलत। अगला है कि जीमेल में यदि आपको फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल स्वतः ही इसे अटैचमेंट के रूप में शामिल करने के बजाय ईमेल में एक गूगल ड्राइव लिंक को जोड़ता है, ठीक है, ये सही है। देखिए आप 25 MB तक ही फ्री में भेज सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर आपको भेजना है तो फिर इसका आपको यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। चलिए फ्री फ्री भी तो आप एक दायरे में ये रख के यूज कर सकते हैं ना, तो उसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके उसको ज़्यादा भेजने के लिए। अगला है कि कौन सा विकल्प गूगल डॉक्स जैसे वेब आधारित डॉक्यूमेंट एडिटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने का सामान्य तरीका नहीं है। देखिए सारा है, एक नहीं है, वही छांटना है। देख लीजिए ऑप्शन आप लोग, देखिए
अपने कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सही है। टेम्पलेट से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, देखिए ये भी सही है। किसी वेब लिंक से डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना, ये भी सही है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को स्क्रैच से टाइप करना, ये गलत है, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर। जब हम ई अक्षर के साथ कंट्रोल कुंजी दबाते हैं, देखिए ई को और कंट्रोल को दबाएंगे तो MS वर्ड 365 में टेक्स्ट पर क्या प्रभावित होगा, तो ये पूछा है आपसे। तो शॉर्टकट की आप लोग को याद होना चाहिए। पेज पर कंटेंट बीच में अलाइन हो जाएगा, देखिए कंट्रोल प्लस ई, ये पूछा है आपसे, दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पेज बीच में अलाइनमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प इंटरनेट पर संचार की विशेषता नहीं है, ठीक है। संचार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए यह अंतरक्रियात्मक होता है, सही है। यह अतुल्यकालिक होता है, ये भी सही है। यह वैश्विक होता है, ठीक है। यह हमेशा निजी होता है, नहीं, इंटरनेट निजी कहाँ से हो गया, ये गलत है। चलिए 50 नंबर भी शॉर्टकट की से है। MS एक्सेल 2016 में कई वर्क बुक खुली है। कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर है, देखिए अगर कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो विंडो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो देखिए चलते हैं, इसमें अंतर पूछा गया है 50 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल प्लस F4 भी दबाएंगे आप तो विंडो क्लोज होगा, और कंट्रोल प्लस W भी दबाएंगे तो विंडो क्लोज होगा। देखिए यही समानता है। देखिए शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है शॉर्टकट की पे, एक वीडियो मैं और डाल दूंगा तो हमको लगता है शॉर्टकट की सारा खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए इलेक्ट्रीशियन से हमारा है 50 क्वेश्चन, ट्रेड से जो रहेगा आपका, देखिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तुल्यकालिक संधारित्र यानी कैपेसिटर, ठीक है, सिंक्रोनस कैपेसिटर डैश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। चलिए हमारा है 52 नंबर। देखिए एक घूर्णी परिवर्तित यानी एक रोटर परिवर्तित किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है, तो देखिए उस पर जो बाइंडिंग किया जाता है हमेशा लैप बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। जो रोटर पे होता है उस पर जो घूर्णन करता है, यानी कि रोटर ही घूमता है ना, तो उस पर आर्मेचर बाइंडिंग किया जाता है लैप प्रकार का, ठीक है, लैप बाइंडिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए अगला है हमारा वे कन्वर्टर जिसमें DC जनरेटर और AC मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित यानी जोड़ ही दिया जाता है, तो उससे डैश के रूप में जानते हैं। देखिए अगर दोनों को जोड़ देंगे, देखिए क्या जोड़ रहे हैं, DC जनरेटर और AC मोटर, ठीक है, यांत्रिक रूप से, तो वो हमारा मोटर जनरेटर सेट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है हमारा 54 नंबर। किस बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल दो कंडक्टर का अंतर होना चाहिए, तो देखिए लेप बाइंडिंग में जो है सो बैक पिच और फ्रंट पिच के बीच में केवल दो कंडक्टर का अंतर होना चाहिए। चलिए हमारा है 55 नंबर। देखिए 55 नंबर है कि लैप और तरंग कुंडली में, देखिए तरंग को वेव भी कहते हैं, लैप और वेव वाइंडिंग में बैक पिच और अग्र पिच संख्याएं क्या है, यानी कि किस तरीके से दर्शाया गया है, तो देखिए दोनों जो होता है विषम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों विषम होनी चाहिए, लैप हो या वेव हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के ध्यान से देखिएगा। एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल हैं यानी ध्रुव हैं और कुंडलियों की संख्या 16 है, तो मुख्य कुंडलन बराबर प्रारंभ कुंडलन संख्या हो तो वह किस प्रकार की वाइंडिंग है, तो वो जो हमारा हो जाएगा पूर्ण कुंडली, ठीक है, जो दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा फुल पिच यानी कि फुल कॉइल होता है। चलिए हमारा है 57 नंबर। देखिए मशीनी औजार में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, DC मोटर का, तो वो बताना है। तो देखिए उसमें जो है शंट मोटर को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, ये सब आप लोग रट लीजिएगा कि श्रेणी मोटर का कहाँ प्रयोग करते हैं, कम्युनिटी मोटर का कहाँ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इसलिए बता रहा हूँ। चलिए 58 नंबर।
संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदलकर प्रभावी ढंग से विपरीत की जाती है। तो घूर्णन की दिशा विपरीत कैसे करेंगे? तो देखिए उसमें जो होता है वो आर्मेचर कनेक्शन को अगर उलट देंगे हम तो वो विपरीत हो जाएगी। चलिए आगे है हमारा 59 नंबर। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो क्या है? तो देखिए उसमें जो है दहन कक्ष में पानी है, इसलिए सफेद धुआं दिखाई दे रहा है। आगे है हमारा 60 नंबर। एक ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़े रखना है। तो क्या उद्देश्य है इसका? देखिए कंडक्टर से पोल तक करंट के रिसाव को रोकने के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 नंबर है हमारा, अगला है 61। 132 केवी की संचरण लाइनों में किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं? तो देखिए इसका प्रयोग लेते हैं सस्पेंशन विद्युत रोधी, ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर 132 केवी संचरण लाइन में, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 62 नंबर। नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बसवार रेगुलेटर क्रॉस सेक्शनल होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इसमें से अधिक ना हो। कितना होना चाहिए, कितना से अधिक? तो ये देखिए हमारा होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 900 दिया हुआ है, हालांकि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था 800, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये आपको यूथ का बुक में मिल जाएगा। चलिए अगला है हमारा 63 नंबर। दिष्ट धारा जनित्र कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए उसका उद्देश्य जो होता है कम्यूटेटर का एसी को डीसी बदलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। चलिए 64 नंबर। डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क किस प्रकार परिवर्तित होता है, यानी चेंज करना है हमको टॉर्क को। तो आर देखिए कैसा, यानी चेंज नहीं, कैसा कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? देखिए आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपातिक होता है, ठीक है, यानी कि वर्ग के अनुक्रमानुपातिक यानी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर। किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है, तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान क्या होगा? तो ताम्र हानि का अगर मान होता है, देखिए आई स्क्वायर और आर हो जाता है, ठीक है। तो 65 का उस बेसिस पे आप निकालेंगे तो देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 बिसावन 400 और 400 गुणित 4 कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई स्क्वायर आर होता है, याद रखिएगा। चलिए 66 नंबर। 66 नंबर है हमारा कि कौन सा एक डीसी मोटर में पक्ष ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करती है डीसी मोटर में? तो वो देखिए जब पक्ष ईएमएफ में ह्रास होती है तो धारा में वृद्धि होती है। चलिए 67, देखिए स्टार्टर के बारे में पूछा है। स्टार्टर क्या काम करता है? देखिए स्टार्टर हम लोग प्रयोग करते हैं, स्टार्टर स्टार्ट करते समय आर्मेचर धारा को सीमित करना, ठीक है, सीमित करता है। तो स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सिंगल फेज में भी करते हैं और कुछ कुछ 3 फेज में भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 68। सामान्य लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं, तो एलिमेंट को बदलने के लिए कार्यकारी तापमान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान 3% बढ़ेगा। चलिए देखिए हमारा 69 नंबर है। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक यानी थर्मोस्टेट किस तरह जुड़ा होता है? तो देखिए थर्मोस्टेट का जो काम होता है तापमान नियंत्रित करना, और ये जुड़ा होता है तापन अवयव के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। चलिए 70 नंबर में हमारा निकालना है 1000 वाट का हीटर 4 घंटे प्रतिदिन प्रयोग में आता है तो 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनमें से कोई नहीं, एक बार निकाल के बता देता हूँ आप लोग। 1000 वाट है गुना 4 घंटा प्रयोग हो रहा है, ठीक है,
और कितना दिन प्रयोग हो रहा है, 30 दिन। तो इसको भी गुना करेंगे, 30 लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इसको भागे 1000 से देना पड़ता है, ठीक है। 1000 कट जाएगा और 4 गुने 30 करेंगे तो 120 आएगा। 120 हमारा यूनिट निकला है, ठीक है। और 35 पैसा पर यूनिट। तो 35 को गुना करेंगे और इसको रुपया में निकालने के लिए 100 से भागा देंगे। तो देखिए आप दे लीजिएगा इसको, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 सती 35, 2 छक्के 12। देखिए इसका आंसर जो आएगा 42 रुपया आएगा, ठीक है, 42 रुपया। चलिए हमारा है अब 71 नंबर, 71। देखिए 71 हमारा केबल से है, ठीक है। भूमिगत केबल का विभव दबाव अधिकतम कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए चालक की सतह पर जो होता है यानी कि वोल्टेज वहीं पे होती है। देखिए कुछ कुछ कोर पे भी होता है, दूसरा चीज होता है, यानी कि उसको ध्यान में रखिएगा, आप कोर मत मार दीजिएगा। ये सतह पर ही होता है वोल्टेज अधिक, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में। चलिए अगला है हमारा 72। एक ठोस तत्व विद्युतरोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है तार, ठीक है। यानी कि ठोस तत्व विद्युतरोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के भी उसको हम लोग तार कहते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से 200 MSCP लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स की मात्रा क्या होगी। ये देखिए प्रदीप्ति से क्वेश्चन है, प्रदीप्ति चैप्टर से, और ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए 200 MSCP निकालना है तो 200 गुने 4 पाई ल्यूमेन दिया हुआ है, लेकिन हमको ये थोड़ा डाउट लगता है, इस पर आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आंसर जो है बी दिया हुआ है इसका। चलिए 74 में आइए। जब कोई प्रदीप्ति दीप्ति छोर पर गहरा काला हो जाता है तो इसको संभावित अर्थ है कि क्या हुआ है। देखिए स्टार्टर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इसीलिए ये काला हो गया है। 75 75 है, आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार डैश की जांच से ज्ञात की जा सकती है। तो ये जो है सो देखिए, अगर हमारा भाप हो रहा है जल में, तो यानी कि वो सही से थर्मोस्टेट यानी तापमान जो नियंत्रित करता है वो काम नहीं कर रहा है। तो थर्मोस्टेट सेटिंग को आप खोल के देखेंगे तो पता लगेगा। चलिए 76 में, अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। देखिए अगर चौक नहीं लगाएंगे तो कुछ देर रुक के जलेगी, ठीक है, कुछ देर के बाद जलेगी। चलिए अगला है हमारा 77। ड्रम स्विच, देखिए डोमेस्टिक अप्लायंस से है ये। ड्रम स्विच का उपयोग डैश में किया जाता है। तो देखिए ड्रम स्विच जितने भी होते हैं उसका प्रयोग हम लोग सजावटी में करते हैं, सजावटी प्रकाश के लिए। और एक होता है नियॉन लैंप, उसका भी हम लोग, वो तो प्रकाश देने के लिए है, तो वो उसका भी हम लोग सजावटी में करते हैं। चलिए अगला है हमारा 78। इंडक्शन हीटिंग में करेंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक होती है। तो देखिए जो गहराई होती है इसकी 1/√f के बराबर होती है। चलिए 79। 79 है, वाइंडिंग किस परीक्षण के लिए सर्च कुंडली विधि अपनाई जाती है। देखिए सर्च कुंडली जो अपनाई जाती है वो पोल की ध्रुवता के लिए। 80 नंबर, 80 नंबर है हमारा, सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति क्या है। तो वो है डीन रिले प्रयोग करना, डीन रिले का प्रयोग करना है। देखिए सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए डीन रिले का प्रयोग करते हैं। चलिए 81। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग हम लोग करते हैं हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए 82 नंबर, कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। देखिए सबसे जो लास्ट में होगा तो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होगा। और देखिए सबसे अच्छा प्रकार का जो हमारा कोयला होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे है और आगे भी है।
देखिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, इसमें भी है। और एंथ्रासाइट के बाद होता है हमारा बिटुमिनस। बिटुमिनस, लेकिन यहाँ पे सब बिटुमिनस दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। बिटुमिनस होता है, उसके बाद सब बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 84, 84 है हमारा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। यानी कि ये नवीकरणीय नहीं, ये प्राकृतिक है। तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। न्यूक्लियर जो होता है प्राकृतिक होता है, बाकी बात जो दिख रहा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव पिंड गैस, ये यानी कि नवीकरणीय है। नवीकरणीय जो है सो प्राकृतिक जो है सो वो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। चलिए अगला है हमारा 84, बायोगैस उत्पादन डैश में किया जाता है। देखिए बायोगैस का उत्पादन जो होता है, यहाँ पे अगर सारा ऑप्शन देखेंगे आपको तो आपको खुद पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पशुओं के गीले गोबर से ही बायोगैस उत्पन्न करते हैं। 85, तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होगी? तो तुल्यकालिक मोटर जब शुरू करेंगे तो 3 फेज AC और DC विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है। 85 का सी। चलिए अगला है हमारा 86 नंबर, किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा हो? यानी कि उसका लोड अगर उस पर नहीं भी दें फिर भी उसका शून्य पे ही काम करेगा, तो वो सीरीज बाउंड जनरेटर होती है। लेकिन यही अगर आप जो मिक्सर में हम लोग प्रयोग करते हैं, ग्राइंडर, मिक्सर, यूनिवर्सल मोटर, अगर उसको नो लोड पे चलाएंगे तो वो यानी कि पूरा स्पीड के साथ घूमेगा। चलिए अगला है हमारा 87 नंबर, नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए धारा का मान दिया है, ये वोल्ट है, ये 1500 RPM ये गति दिया हुआ है। तो आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति निकालना है, P बराबर निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी नंबर। चलिए 88, विद्युत खंभों के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर रिंग डैश से बने होते हैं। तो देखिए इंसुलेटर रिंग जो होते हैं वो सिरेमिक से बने होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए ये विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। चलिए हमारा है 89 नंबर, 89 है हमारा, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक में सुधार और उपयोग उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता के लिए। चलिए अगला है हमारा 90 नंबर, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम EMF तब उत्पन्न होगा जब जब क्या होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स के परिवर्तन की दर जब अधिकतम होगी तभी हमारा EMF अधिक उत्पन्न होगा। देखिए आप सेट कर करके आप क्वेश्चन तक ज़्यादा तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास अभी भी टाइम है, आप 1 महीना में भी थ्योरी पढ़ सकते हैं। चलिए अल्टरनेटर की समन्वयन यानी सिंक्रोनाइजेशन के परखने के लिए किसका प्रयोग विधि प्रचलित है? देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। चलिए अगला है हमारा 92 नंबर, बेलनाकार रोटर। देखिए 92 नंबर है हमारा कि बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों की क्षेत्रीय प्रणाली डैश कुंडलित होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, रोटर के स्लॉटों में। नेक्स्ट है 93 नंबर, फेरांटी प्रभाव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य लोड पर प्रेषक छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर वोल्टेज पर अधिक। अगला है हमारा 94, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोड में अचानक परिवर्तन। 95 नंबर, 95 नंबर है हमारा कि एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 माइक्रोफैराड से कम। अगला है हमारा 96, प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यून रोटर आवृत्ति। अगला है 97 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर की लोह रोड में पटलन करने की प्रयोजन निम्नलिखित को घटाना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानि। चलिए हमारा 98 नंबर है,
कि लैंप होल्डर्स में छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एडॉप्टर लैंप होल्डर। 99 VI वायरों में कॉपर चालक के सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। तो टिन की परत जो चढ़ाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के प्रभाव आक्रमण को रोकने के लिए। लास्ट है हमारा, एक ट्रांसफार्मर का अगर लोड आधा कर दिया जाए तो ताम्र हानि क्या होगी? तो ताम्र हानि उसका स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1/4। चलिए वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक दिया गया है। चलिए धन्यवाद।